दोस्तों ज्ञान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नार्को टेस्ट के बारे में, जिनको लेकर मन में कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। नार्को टेस्ट क्या है, इस टेस्ट को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है और इन्हें किन परिस्थितियों में किया जाता है, इनका पहला परीक्षण किसके द्वारा, किस पर और कहाँ पर किया गया था। इस तरह के सभी सवालों के जवाब को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नार्को टेस्ट में नार्को शब्द को नार्क से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नार्कोटिक। नार्कोटिक या एक मन प्रभावी औषधि यानी कि साइकोटिक पदार्थ है, जिसके सेवन के बाद शरीर में नींद उत्पन्न होने लगती है और शरीर सुस्त हो जाती है। कुछ नार्कोटिक औषधि पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें गांजा, अफीम, चरस, भांग और अपरिष्कृत कच्ची होती हैं। कुछ नार्कोटिक औषधियाँ मानव द्वारा भी निर्मित की गई होती हैं, जिनमें से एक ये भी है जो नार्को टेस्ट के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। भारत में हाल के कुछ वर्षों से ये परीक्षण प्रारंभ हुए हैं। नार्को टेस्ट का सबसे पहला परीक्षण 1922 यानी कि 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक टेस्ट कास्ट के डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था, किंतु बहुत से विकसित देशों में वर्ष 1922 यानी कि 1922 में मुख्य धारा का भाग बन गए थे। नार्को टेस्ट का प्रयोग अपराधियों पर FBI या CBI पुलिस या फिर अन्य कोई सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा अपराधी के मन से सत्य निकलवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर अपराधी जानकारी प्रदान करने में असमर्थ होता है या फिर उसे उपलब्ध कराने को तैयार नहीं होता है, तब उस परिस्थिति में अपराधी के ऊपर नार्को परीक्षण किया जाता है। यह टेस्ट छोटे अपराधी तथा शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा कमजोर व्यक्ति और बच्चे एवं ज़्यादा बूढ़े अपराधियों पर प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उन पर किया जाता है जो गंभीर अपराध के बाद अपने अपराध को तार्किक रूप से छिपाने तथा कड़ी पूछताछ के बाद सच्ची घटनाओं को न बताकर अपनी बातों में गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हों। आइए जानते हैं नार्को टेस्ट कैसे और किसके बीच तथा किन किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नार्को विश्लेषण एक फोरेंसिक परीक्षण होता है, जिसे जांच अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और फोरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ अपराधी की सहमति के बाद उसका नार्को टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले अपराधी को फोरेंसिक बेड पर लेटा दिया जाता है या फिर उसे बिठाया जाता है। उसके बाद व्यक्ति के हाथ की उंगलियों को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ते हैं, जिसमें एक स्क्रीन भी लगी होती है। टेस्ट से पहले आरोपी का ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्रेथ स्पीड, हार्ट रेट और उसके शरीर में होने वाली हलचल को रिकॉर्ड करता है और अपने डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। फिर इन सब चीज़ों को देखने के बाद अपराधी को दवाई की डोज उसकी आयु, लिंग, स्वास्थ्य और शारीरिक परिस्थिति के आधार पर दी जाती है। यदि परीक्षण के दौरान अपराधी को दवाई की डोज अधिक मात्रा में दे दी जाए तो वह कोमा में भी जा सकता है या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस दवाई की डोज के प्रभाव में न केवल वह अर्धबेहोशी की हालत में चला जाता है, बल्कि उसकी तर्क बुद्धि रीजनिंग भी कार्यशील नहीं रहती। वह अपराधी जो एक तरह से सम्मोहन अवस्था में चला गया होता है, वह अपनी तरफ से कुछ अधिक बोलने की स्थिति में नहीं होता है, बल्कि पूछे गए सभी सवालों के बारे में बता सकने की स्थिति में चला जाता है। इसके बाद उससे आसान से सब सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि उसका नाम, उसके परिवार के सदस्यों का नाम, उसका पता, उसके काम करने की जगह के साथ स्क्रीन पर कुछ चित्र, चलचित्र इत्यादि दिखाकर पूछ कर वे उस आरोपी की मानसिक व शारीरिक स्थिति की हलचल जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी एनर्जी लेती है और कितनी गति रिएक्ट करती है। परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर देते हुए अपराधी पूरी तरह से होश में नहीं होता है और वह लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने सवालों को ना चाहते हुए भी सही उत्तर दे देता है, क्योंकि वह उत्तरों को घुमा फिरा पाने की स्थिति में नहीं होता है। जब भी हम इस प्रकार की आधी बेहोशी की हालत में होते हैं तो हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमको अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, ज़्यादा सोचना होता है और अधिक मात्रा में कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है। अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़नी होती हैं और कुछ बातें छुपानी होती हैं, जिसके लिए हमें अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है और आधी बेहोशी की हालत में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। जबकि सच बोलने के लिए हमको ना तो कुछ जोड़ना होता है और ना ही कुछ छुपाना होता है। जो हमने देखा होता है या फिर किया होता है वो हमारे दिमाग में उसके रिकॉर्ड बना रहता है और हम जल्दी से बता देते हैं। तो हमें सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद जानबूझकर आरोपी से झूठे सवाल पूछे जाते हैं, जिनका जवाब वो नहीं में ही दे, जैसे कि आपके 2 नहीं 3 बच्चे हैं, ये जानने के लिए कि आरोपी का शरीर झूठ सुनकर क्या प्रतिक्रिया देता है। इन सब के बाद अपराधी से सच उगलवाने के लिए सख्त सवाल किए जाते हैं, जैसे कि उसके शरीर व मानसिक प्रक्रिया का पता चलता है। अगर वह सच बोलता है तो उसकी प्रक्रिया पहले जैसी होगी, वरना उसकी गति पहले से ज़्यादा होगी। ऐसे में तुरंत पता चल जाएगा कि अपराधी झूठ बोल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में खुद कहा है कि उस अवस्था में अपराधी बहुत कम, किंतु यह भी संभव है कि सच न बोले, झूठ बोल सकता है एवं विशेषज्ञों को गुमराह कर सकता है। 5 मई 2010 को दिए गए निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने बिना सहमति के कराए गए नार्को ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ आदि परीक्षणों को अवैधानिक या अवैध करार दिया है। न्यायालय ने व्याख्या दी है कि ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का
हनन है। हालांकि भारत में इसका प्रयोग आरंभ होने के बाद किसी अपराधी को पकड़ते ही लोग उसमें नार्को परीक्षण की मांग करने लगते हैं। उनको ये 100% लगता है कि नार्को परीक्षण के बाद सच्चाई सामने निश्चित ही आ जाएगी, जबकि इस परीक्षण को पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते। और हाँ, सच उगलवाने के लिए नार्को परीक्षण के अलावा भी कुछ अन्य टेस्ट भी होती हैं, जिनमें पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। भारत के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निदेशक की अध्यक्षता में बनी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की समिति कमेटी ने ब्रेन मैपिंग आदि परीक्षणों के बारे में कहा है कि ये परीक्षण अवैज्ञानिक हैं और इन्हें जांच के उपकरण के रूप में प्रयोग करने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। दोस्तों, आपका इस विषय पर अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। आपने अपनी कीमती समय इस वीडियो को पूरा देखने में दिया, इसके लिए आपको पूरे मन से धन्यवाद। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तब आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।